हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हर पेपर में आने वाले क्वेश्चन होंगे जो पेपर में पहले पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन का एनालिसिस दे रखा है, हर क्वेश्चन का पॉइंट ऑफ व्यू दे रखा है जो पेपर में आया है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, भरतजन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। निम्नलिखित में से किस वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? ऑप्शन देखो, यजुर्वेद में, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में या फिर सामवेद में। तो कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, इसका एनालिसिस देखो। ऋग्वेद में सर्वप्रथम भरतजन का उल्लेख मिलता है, जिसके नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। ऋग्वेद में क्या होता है? इसमें ऋग्वेद को प्राचीनतम वेद माना जाता है। इसमें 10 मंडल को बताया गया है और 1028 सूतक बताए गए हैं। इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या बोला करते थे? होत्र बोला करते थे। ठीक है, और ऋग्वेद का जो पहला एवं 10वां मंडल है वो सबसे अंत में जोड़ा गया, यानी जो पहला मंडल और 10वां मंडल ये बाद में जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन देखो, लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिणी पूर्व यूरोप के औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से डैश की जगह लोहे का इस्तेमाल किया होने लगा था। तो इसका आंसर क्या होगा? एक बार ऑप्शन देख लो, पीपल, पत्थर, लकड़ी और कांसा। तो क्या हो जाएगा? कांसा। जो कांसे की जगह पर वो क्या करने लगे थे? लोहे का इस्तेमाल करने लग गए थे। ठीक है, तो इसका एनालिसिस देखो एक बार। लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस काल के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिणी पूर्व यूरोप में औजारों और हथियारों के रूप में कांसे की जगह किसने ले ली थी? लोहे ने ले ली थी। जब कांसा प्रयोग होता था वहाँ अब लोहा प्रयोग होने लग गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस वेद में 10 राग युद्ध यानी 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन देखो, अथर्ववेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में या फिर यजुर्वेद में। कहाँ पर मिलता है? देखो, तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में हमें देखने को मिलता है। 10 राग युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ये तो पूछ ले कि ऋग्वेद में है, अब ये पूछे कि किस मंडल में है, तो ध्यान रखना 7वें मंडल में है। ठीक है, यह प्रश्नी जो पुरुषनी नदी है उसके तट पर लड़ा गया था। इसमें भरतजन के राजा सुदास ने 10 राजाओं को संघ को हरा दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 4 वेदों में से किस में बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र तंत्र का संग्रह है? तो किसके अंदर बताया गया है? ऑप्शन देखो, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में या फिर सामवेद में। क्या होगा इसका आंसर? देखो, इसके जो अथर्ववेद है उसके अंदर तंत्र मंत्र या जादू मंत्र का उल्लेख किया गया है। तो इसका एक बार एनालिसिस देखो। 4 वेदों में से अथर्ववेद में बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र तंत्र का एक संग्रह है अथवा कृषि द्वारा रचित। इस वेद में कुल 731 मंत्र, लगभग 6000 पद शामिल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, आर्यों का मुख्य प्रमुख सामाजिक इकाई क्या थी? ऑप्शन देखो, परिषद, गण, राजन या फिर जन। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा जन, यानी सामाजिक जो इकाई थी वो जन थी। इसका एनालिसिस देखो, आर्य की मुख्य प्रमुख सामाजिक इकाई जन थी। आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी वो 5 भागों में आरोही क्रम में बटी हुई थी। कैसा क्रम था? देखो, कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। ठीक है, ग्राम का मुख्य जो था वो ग्रामीणी होता था, विष का प्रधान विषपति होता था, जन के शासक राजन कहलाते थे। ठीक है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन देखो, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन, व्यापार से संबंधित था, व्यापार का काम करता था? तो बताओ, ऑप्शन देखो, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण या फिर शूद्र। बताओ इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वैश्य, यानी उत्तर वैदिक काल में वैश्य वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन, व्यापार जैसे काम किया करते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना शूद्र का काम होता था। ठीक है, इस काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर निर्धारित होने लग गई थी इस काल में। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से
किस नदी का प्राचीनतम नाम विपाशा है? तो किसका है? ऑप्शन देखो, व्यास का, चिनाब का, सतलुज का या फिर रावी का। तो किसका हो जाएगा? व्यास का हो जाएगा प्राचीनतम नाम। ठीक है, किस नदी का नाम व्यास है ना, उसको क्या बोलते थे? विपाशा, उसका प्राचीन नाम होगा विपाशा। ठीक है, तो देखो एक बार, व्यास नदी का प्राचीनतम नाम विपाशा है। यह कुल्लू में व्यास कुंड से निकलती है। व्यास कुंड पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित रोहतांग दर्रे में है। यह नदी कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा में बहती है। कुछ नदियों के प्राचीन नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, एक बार उनको देखो। चिनाब, अश्किनी, सतलज, स्तुति, रावी, पृष्णी, झेलम, वितिस्ता, गंडक, सदानेरा और गोमती, गोमल। ठीक है, ये इनके प्राचीन नाम हो जाएंगे। ध्यान रखना, किसी भी पेपर में आपसे पूछ लेगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिनका अर्थ 7 नदियों का द्वारा अप्रभावित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है, इसका प्राचीन नाम क्या होगा? तो ऑप्शन देखो, पृष्णी, विपाशा, अश्किनी या फिर वित्सता। तो इसका आंसर हो जाएगा वित्सता। अपने ऊपर भी पढ़ा ना इससे पिछले क्वेश्चन में कि कौन सी नदी प्राचीनतम, उसका नाम क्या हो जाएगा। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है, ये 2023 में पूछा गया था सीजीएल के टियर 1 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में वित्सता के रूप में किया गया है? तो किसका किया गया है? व्यास का, रावी का, चिनाब का या फिर झेलम का? तो किसका किया गया है? झेलम का किया गया है, वित्सता के रूप में किया गया है। झेलम नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य के वित्सता के रूप में किया गया है। ठीक है, इसका उद्गम स्थल शेषनाग झील है। जो इसका उद्गम स्थल है वो शेषनाग झील हो जाएगा, जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? संगीत से संबंधित कौन सा वेद हो जाएगा? तो सामवेद हो जाएगा। इसका एनालिसिस देखो, सामवेद से तात्पर्य है कि वह ग्रंथ जिसके मंत्र गाए जा सकते हैं और जो संगीतमय हो। श्याम शब्द का अर्थ होता है गान। सामवेद में संकलित मंत्रों को वेद देवताओं की स्तुति के समय में गाया गया था। ठीक है, आगे देखो, सामवेद में कुल 1549 रचनाएं हैं, जिसमें से 75 से अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ली गई हैं। इन ऋचाओं का ज्ञान सोम यज्ञ और समय में उद्गाता करते थे। ठीक है, सामवेद के 3 महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, जिसमें से कौमुथ और जैमिनीय और तलवाकर एवं रमणीय हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना वेद है? तो कौन सा हो जाएगा सबसे पुराना वेद? ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है, क्या बता रखा है इसमें? भारत के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ वेद की संख्या 4 ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है, जिसमें से ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ठीक है, और ऋग्वेद में ऋषि मुनियों द्वारा मौखिक रूप से वर्णित रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संकलन के रूप में भी इसको जाना जाता है। इसके अंदर 10 मंडल, 1028 सूतक और 10,462 रचनाएं भी हैं। इसके बाद देखो, यजुर्वेद को मंत्रों तथा बलि विधि के लिए भी जाना जाता है। किसको? यजुर्वेद को। सामवेद को भारतीय संगीत के जनक के रूप में जाना जाता है। अथर्ववेद में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का वर्णन भी देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, पुरुष सूतक किस वेद का एकमात्र संग्रह सूतक है? किसका है? यजुर्वेद का, ऋग्वेद का, सामवेद का, फिर अथर्ववेद का? क्या होगा इसका आंसर? देखो, इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद का। तो पुरुष सूतक है किस वेद का एक मंत्र संग्रह है? तो ऋग्वेद का है। पुरुष सूतक ऋग्वेद संहिता में 10वें मंडल का एक प्रमुख सूतक है, जिसमें से एक विराट पुरुष तक की चर्चा में देखने को मिलती है। उसके अंगों का वर्णन हुआ है और उसकी वैदिक ईश्वर के रूप में भी उसको मानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, वैदिक काल चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्न में से किस पद का प्रावधान किया गया है? तो किसका किया गया है? संन्यास का, ब्रह्मचर्य का, वानप्रस्थ का या फिर गृहस्थ का? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा गृहस्थ का। क्या दे रखा है एनालिसिस में? वैदिक काल चतुराश्रम
व्यवस्था के अनुसार मानव जीवन के 4 आश्रमों को बांटा गया है। ये 4 कौन कौन से हैं? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। छांदोग्य उपनिषद में क्या बताया गया है? 3 आश्रमों का उल्लेख देखने को मिलता है। जुबानोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख हमें मिलता है। गृहस्थ आश्रम में क्या होता है? इस समय मनुष्य को अपने सामाजिक पारिवारिक जीवन पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यह चरण 25 वर्ष से शुरू होता है, 50 वर्ष तक चलता है। गृहस्थ व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव यही होता है जहाँ मनुष्य को अपने व्यापारिक सामाजिक कर्तव्य दोनों को संतुलित करना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के डैश संप्रदाय से है? किससे है? ऑप्शन देखो, न्याय से, वैशिक से, संख्या से या फिर मीमांसा से। क्या होगा आंसर? देखो, इस किससे संबंधित है? संख्या से संबंधित है। इसका एनालिसिस देखो। भारत में सबसे पहले शताब्दी से 6ठी प्रमुख आस्तिक और एवं 3 प्रमुख नास्तिक दार्शनिक मतों पर प्रतिपादन हो चुका है। आस्तिक मत का षड्दर्शन सिद्धांत कहते हैं, जिसमें सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत शामिल हैं। ठीक है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि माने जाते हैं। ठीक है, इस दर्शन को भारत का प्राचीनतम दर्शन माना जाता है। इस दर्शन में प्रकृति का प्रथम तत्व भी माना गया है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन। तो कौन सा दर्शन किस से संबंधित है वो देखो। योग से संबंधित है, महर्षि पतंजलि से। न्याय महर्षि गौतम से। वैशेषिक महर्षि कनंद से। मीमांसा आचार्य जैमिनी से। वेदांत महर्षि बृहदारण्य से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ऋग्वेद में कितनी पुस्तकों के मंडल में विभाजित किया गया है? तो कितनी में किया गया है? 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। ऋग्वेद या प्राचीनतम वैदिक ग्रंथ है, जिसकी रचना सप्त सिंधु प्रदेश में हुई थी। 10 मंडल, 1028 श्लोक, लगभग 10,462 मंत्र इसमें शामिल है। 10वें मंडल में पुरुषोत्तम का उल्लेख मिलता है, जिसमें से 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा वेद ऋग्वेद से संबंधित है? इनमें से कौन सा वेद है जो ऋग्वेद से संबंधित है? तो कौन सा हो जाएगा? आयुर्वेद हो जाएगा। उपवेदों से संबंधित माने जाते ये 4, तो कौन कौन से हैं? आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद। ठीक है, आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, जिसमें चिकित्सा संबंधी ज्ञान का वर्णन हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखो। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में भी एक वचन है। ये कौन सी नदियां हैं? रावी और चिनाब, अलकनंदा और भागीरथी, व्यास और सतलुज, गंगा और यमुना। क्या होगा आंसर? देखो, जो व्यास और सतलुज नदी हैं वो इसका आंसर होगा। तो देखो इसके बारे में। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच में संवाद के रूप में एक भजन है। ये नदियाँ कौन कौन सी हैं? व्यास और सतलुज नदी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अथर्ववेद डैश खंडों का एक संग्रह है? किसका संग्रह है? 20 खंडों का संग्रह है। क्या? अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद 20 खंडों का संग्रह है। 731 सूतक व लगभग 6000 रचनाएं हैं। चांदी का उल्लेख सर्वप्रथम इसी में मिलता है। किसमें? चांदी का उल्लेख हमें इसी अथर्ववेद में ही हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से भी जाना जाता था? किस नदी को जाना जाता था? ऑप्शन देखो, चिनाब को, सतलज को, व्यास को या फिर रावी को। तो किसको जाना जाता था? रावी नदी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। रावी नदी को वैदिक काल में ऋग्वेदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता था। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में हमें देखने को मिलता है। यह युद्ध पुरुषनी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें सुदास की विजय होती है और रावी नदी हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से निकलकर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। अस्किनी को चिनाब, स्तुर्दी, सतलज तथा विपाशा को व्यास के आधुनिक नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो। रावी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? वितस्ता, अस्किनी, स्तुर्दी या फिर पुरुषणी। क्या होगा आंसर? देखो,
तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोशनी। रावी की जो ऋग्वेदिक नाम है प्रोशनी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन 7 विद्वान आर्यों के तिब्बत होम थ्योरी से संबंधित है? ऑप्शन देखो, मैकडोनेल, मैकमुलर, या फिर दयानंद सरस्वती, या फिर बाल गंगाधर तिलक। क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। क्या होता है? आर्य के उद्गम स्थान के बारे में कई विचार प्रचलित हैं। ठीक है, दयानंद सरस्वती आर्यों का उद्गम स्थान तिब्बत था। ठीक है, मैक्स मूलर आर्यों का उद्गम स्थान मध्य एशिया था। गाइल्स और मैकडॉनेल आर्यों का उद्गम स्थान दक्षिणी पूर्वी यूरोप है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक आर्यों के उद्गम स्थल उत्तरी ध्रुव है। ध्यान रखना है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, कुल कितने वेदांग है? तो वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 हैं। ऐसे वेदांग कौन कौन से हैं वो देखो एक बार। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। कौन सा हो जाएगा? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। आपको पता होगा कि कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं, देख लेना एक बार इसको भी। पर ये जरूर याद रखना, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण और निरुक्त और छंद, ये ध्यान रखना कौन कौन से हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा वेदांग नहीं है, तो ध्यान रखना ये कौन कौन से इसमें वेदांग है। वेदांगों से संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? किसको दर्शाता है? अनुष्ठान को। ऑप्शन देखो, छंद, कल्प, व्याकरण और शिक्षा। तो किसको दर्शाता है? कल्प को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखो, एक समय पर वैदिक सभ्यता में क्या होता है? राजाओं को गोपति कहते थे, जिसका अर्थ क्या होता था? ऑप्शन देखो, ब्रह्मांड का स्वामी, प्रजा का स्वामी, भूमि का स्वामी, या फिर मवेशियों का स्वामी। तो क्या होगा इसका आंसर? मवेशियों का स्वामी। वैदिक युग में राजा को गोपति, गायों का स्वामी कहा गया है। वैदिक काल में क्या होता है? गायों का महत्वपूर्ण स्थान हमें दे दिया गया था उस समय पे। ऋग्वेद में गायों को अघन्या, ना मारे जाने वाला पशु माना गया है। गायों को पूजा और पवित्र माना गया है तथा धनी व्यक्ति को गोमत भी कहा गया है। दोस्तों, इस वीडियो में से इतना ही। कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये क्वेश्चन आपके लिए है, भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी किनारे विकसित हुई थी? ऑप्शन देखो, ताप्ती, गोमती, नर्मदा और सरस्वती। ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में।